नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। नीट की परीक्षा पिछले दिनों हुई 3 तारीख को। 7 मई को जानकारी हुई कि पेपर में कुछ गड़बड़ी है और फिर 12 मई को एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्र थे। फिर आज धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 21 जून को नई तारीख का ऐलान किया और यह कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम छात्रों की सुविधा का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एनवी सर जुड़ गए हैं, जो कि सीईओ हैं मोशन एजुकेशन के। बहुत स्वागत है सर आपका। और पूरे देश में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी, 21 जून को फिर से परीक्षा होगी, इसको लेकर क्या कहना आपको? क्या इस बात का भरोसा है कि इस बार जब परीक्षा होगी तो कहीं कोई लीकेज नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि एनटीए और सरकार पूरा एहतियात बरतेगी कि इस बार ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। और हम्म। मैं इसका एक बहुत अलग सा सजेशन देना चाहता हूँ कि ऐसी अप्रिय घटना ना हो। हम्म। उससे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे सुन रहे हैं, 21 जून को वापस पेपर है। 14 तारीख को यानी कि 14 जून को उनका एडमिट कार्ड इशू कर देगी एनटीए। और उससे भी 7 दिन पहले उन्हें एक बार फिर से विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने सेंटर्स को चुन सकते हैं। एक अच्छी बात है अपने कि वो अपने मनपसंद सेंटर के सेंटर को चुन सकते हैं अपनी अपने सुविधा अनुसार। मनपसंद सेक्टर को चुन सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट मुहैया कराने का प्रयास करेगी। गवर्नमेंट ने आई थिंक गुड गेस्चर में करने का प्रयास करा है। और जी। ऐसी अपनी घटना वापस ना हो। करीब-करीब बच्चे के पास 36 दिन बचे हैं। हम्म। तो जो भी बच्चे हैं उनसे कहना चाहता हूँ 36 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अब वो किसी भी कंट्रोवर्सी में कौन सही, कौन गलत, किसकी गलती थी, क्यों लीक हुआ, उसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी हम्म। पढ़ाई की तरफ ध्यान दें क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। हम्म। इमरजेंसी सिचुएशन में उनकी पूरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, हम्म। उससे उनको लेना देना नहीं है। अब पेशेंट आप तुम्हारे सामने स्ट्रेचर पे है, तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी है। तो एग्ज़ामिनेशन अब 36 दिन बाद है, उसकी पूरी तैयारी करिए। पर आपने जो बात बोली क्या अच्छे से होगा, मैं मानता हूँ कि अब गवर्नमेंट और एनडीए पूरी जान लगाएगी ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। मेरी एक व्यक्तिगत सलाह तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सलाह भी हमें किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने 2-3 बार लिख के भेजी कमेंट्स के रूप में, पर मुझे सलाह थोड़ी कारगर लगी। हम्म। वेस्ट बंगाल में विश्वसनीयता इलेक्शन की बढ़ाने के लिए डिप्लॉय करा गया आर्मी को। जी। क्या 21 जून की डेट को आर्मी डिप्लॉयमेंट हो सकता है ताकि कोई चीटिंग ना हो? उससे पहले जो भी प्रक्रिया है जहाँ से पेपर गुजरता है यानी कि जैसे कि अगर अपन बात करें कि जब टेस्ट पेपर्स जो हैं प्रिंट हो रहे होते हैं, जहाँ प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वहाँ पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो। फिर जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट सिटीज़ तक तब आर्मी उसको लेकर जाए। उसके बाद वो जब डिफरेंट सेंटर से वॉल्ट पे चले जाते हैं, फिर वॉल्ट से वो वापस सभी सेंटर्स पे जाते हैं। ये अगर पूरी प्रक्रिया का हिस्सा आर्मी रहेगी तो हमारे पूरे देश में जिस पे पूरा देश पूरा गर्व महसूस करता है, जिसकी इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, हम्म। वो अगर आर्मी है, तो अगर आर्मी इसमें साथ में आ जाएगी, तो शायद विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाएगी एंड चांसेस ऑफ लीकेज भी बहुत घट जाएँगे। हो सकता है मैं थोड़ा नादान नागरिक लगूँ हम्म। पर मुझे लगा कि शायद ये कारगर सलाह हो सकती है। ऑपरेशन हर्डल्स क्या होंगी वो तो अथॉरिटीज़ ही जानती हैं, बट ये हो सकता है कि विश्वसनीयता बढ़ा सकें। तो आप ये कह रहे हैं केंद्रीय फोर्सेस लगा करके इस एग्जाम को कराया जाए ताकि और बेहतर तरीके से कराया जाए। एक और बात आज धर्मेंद्र प्रधान ने कही, वो ये है कि अगले साल नीट की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। इसमें कितनी आपको पारदर्शिता लगती है जो अगले साल से सरकार तैयारी कर रही है? ये हम लोग लगातार बोल रहे थे कि अगर हम ये समझते हैं कि 23 लाख बच्चों का ओएमआर बेस्ड टेस्ट जो अभी तक हो रहा था, हम्म। 5,500 सेंटर्स पे, 550 करीब शहरों में, तो हम्म। किसी भी विश्व में ऐसी पेन बेस्ड पेपर को कराना कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। तो हम्म। लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और इस रास्ते पे बार-बार एक्सीडेंट हो रहे थे। हम्म। तो हमने 2024 के टाइम भी ये बात बोला था कि अगर इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जैसे जेईई को करा जाता है, हम्म। तो ये ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो मेरे हिसाब से वो बात सुन ली गई है और ये बहुत अच्छी पहल है कि 2027 में ये जो पेपर होगा, ये पूरा ऑनलाइन मोड होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसकी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं आई है, ये वैसे ही जी। होगा। जो भी हम्म। बच्चे मुझे 2027 के सुन रहे हैं, जैसे जेईई मेन का होता है मल्टीपल शिफ्ट्स में, क्योंकि हम्म। 22 लाख बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ कंप्यूटर पे कराना सिंगल पेपर तो संभव नहीं है। पर जेईई मेन हमारी एक वेरिफाइड परीक्षा है जो हम एनटी के रूप में ही लगातार वो कराते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। परसेंटाइल बेसिस जिसे बोला जाता है, उसको इक्वलाइज़ेशन कर उसको पूरा एग्ज़ामिनेशन को कराया जाता है। वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिससे हम 22 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे, 30 लाख बच्चों का एग्ज़ामिनेशन करा सकते हैं। एनवी सर, जब मैं आपके बारे में थोड़ा देख रहा था तो मुझे पता चला कि आप आईआईटीएन हैं। आपने बहुत सारी इसके लिए पढ़ाई की है, फिजिक्स के अच्छे जानकार हैं। तब मेरे जहन में एक सवाल आया जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि भाई आईआईटी का पेपर क्यों नहीं लीक होता, ये नीट का ही क्यों लीक हो जाता है साहब, बार बार? एक तो वही मैं आपको समझा रहा था कि नीट का पेपर अभी तक ओएमआर बेस्ड ही रखा गया। मुझे नहीं समझ में आया इसको इतना डिले क्यों करा गया? ओएमआर बेस्ड रखा गया। तो ओएमआर बेस्ड जब पेपर होता है तो पेपर प्रिंट होता है। प्रिंट हम्म। होता है तो आप समझिए 2 लाख लोग इसमें वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं पेपर कंडक्शन में।
हम्म। जहां पर 2 लाख लोग वॉलंटियर्स वेंडर्स के रूप में प्रिंटिंग प्रेसेस के रूप में इन्वॉल्व होंगे, तो सबकी विश्वसनीयता उतनी अच्छे स्तर की हो ये जरूरी नहीं है, हम्म। क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन में प्रलोभन बहुत ज्यादा होता है। आप समझिए जिसकी रैंक पीछे आती है उसमें पेरेंट्स करोड़ों रुपए की डोनेशन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो पेपर के लिए लाखों रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और ये बात जो माफिया होती है पेपर लीक करना चाहती है वो ये बहुत अच्छे से जानती है, और इसी का फायदा वो, क्योंकि 2 लाख लोगों में से उसमें से कोई ना कोई तो टूट ही सकता है, उसको प्रलोभन देकर वो पैसा देकर ये पेपर टूट जाता है। जेई में क्यों नहीं आती, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर ये पेपर, आईआईटी का भी बताइएगा सर। आईआईटी का ही बता रहा हूँ, आईआईटी में इसीलिए नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन होता है पेपर। अगर हम्म। जो जो दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं, जेई का पेपर भी करीब 14 से 15 लाख बच्चे देते हैं। और इसमें को खास बात क्या है सर, जेई का पेपर बच्चे के पास 2 बार देने का ऑप्शन है, एक हम्म। बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में। और जब 14 लाख बच्चे देते हैं तो करीब करीब 16 से लेकर 20 बार पेपर लेती है जेई मेन एनटीए के माध्यम से। और एनटीए उसको करीब 18 से 20 बार, 16 से 20 बार के बीच में पेपर कराती है, और हर पेपर करीब 1,20,000 से 1,30,000 बच्चों में कराए जाते हैं अलग अलग कंप्यूटर वाली लैब्स में। जी। उससे ये होता है क्योंकि कंप्यूटर में सर लीकेज होने के चांसेस नहीं है। एक मेन सर्वर है, शायद 20 या 25 लोगों को ही, मैं जहां तक समझ पाता हूँ, एक्सेस होती होगी पेपर की, तो लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए ये पेपर लीक बिल्कुल नहीं होते। चीटिंग के चांसेस सीबीटी में बहुत कम इसलिए हो जाते हैं कि कंप्यूटर्स में पूरे सवाल जंगल होके बहुत अच्छे से आते हैं। तो जब जगल होके आते हैं तो फिर अपने को कोई तकलीफ नहीं आती। तो ये बहुत बेसिक अंतर है। मेरे हिसाब से दोनों। नीट को बहुत पहले ऑनलाइन कर देना चाहिए था, पर जी। थोड़ा डिले हुआ। उसको क्यों डिले करा गया वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अजीत जी जी। आपको। अजीत जी की हम्म। ये दलील दी जाती थी कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं होता, हम्म। इसलिए शायद नीट और को ये कैसे हम। समस्या सर देश में है। ये हाँ एक्चुअल में ये बिल्कुल है, समस्या है देश में सर। बिल्कुल है। हाँ। पर मैं आपको बताऊं जी कि अगर पिछले 10 साल में अपन देखेंगे तो अ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स पहुंच चुके हैं, हम्म। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं, हम्म। हर जगह कंप्यूटर अवेलेबल है। अगर जैसे गवर्नमेंट अगले साल कराने वाली है तो मेरी एक सलाह है अंजीत जी इसको लेकर, हम्म। कि गवर्नमेंट जब ऑनलाइन करा रही है तो ये कराए कि जो भी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं हम्म। उनको नीट देने से पहले 2-3 बार उनके आसपास जो भी सरकारी स्कूल या कॉलेज हैं वहां पर 2-3 बार फ्री में सैंपल नीट देने का एक्सपोजर दिया जाए, हम्म। ताकि उनको एकदम से कोई नया पैटर्न नजर ना आए। ये हम्म। अगले साल के लिए सलाह है। लेकिन सर जब आपने सरकारी स्कूलों की बात की तो मैंने अभी 2 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। 232 पेज की रिपोर्ट है जिसमें एजुकेशन सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए गए। वो कहते हैं साहब 42% बच्चे 9वीं और 10वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 60% बच्चे राष्ट्रीय औसत से गणित में कमजोर हैं। पढ़ने की क्षमता घट रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कि 85 से 90% टीचर टीटी सीटी जैसे मानकों पर खरे उतर ही नहीं रहे हैं। तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें सर? ये तो मेरे हिसाब से पूरे देश भर की समस्या है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की समस्या नहीं है। और हमें समझना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रूप से कि जो जैसे टीचर, इस पे मैं बात आखिरी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी। अगर हमारे जो अध्यापक हैं सरकारी स्कूलों के, हम्म। वो सुचारू रूप से पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, और उन्हें मोटिवेट अगर वो कर पाएगी पढ़ना चाहिए, तो जो हम्म। ड्रॉप रेट रेशो है ये बहुत घट जाएगी। अब हम्म। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं पढ़ा पाते? हम्म। थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा पर रंजीत जी, कई बार का अच्छा काम कराने के लिए डंडे का जोर भी करना पड़ता है। डंडे का जोर करने के लिए मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, आप समझिए कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हम्म। क्यों उसी व्यक्ति से 2 गुना अच्छा काम करा पाती है, क्योंकि उसके मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग है, हम्म। डेटा ढंग से ड्राइव होता है, और वहां पे मैं एक व्यक्ति है जो मॉनिटर करता है, नहीं सर आपको क्लास टाइम पे लेनी है, क्लास आपको जाना जरूरी है, आपको बच्चे को अच्छे से पढ़ाना जरूरी है, क्लास में कोर्स टाइम पे खत्म करना जरूरी है, इसका इवेल्यूशन हम करेंगे। जब टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर टेल तक इंटरनेट के रूप में जा चुका है, तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय करना आज से 20 साल पहले शायद बहुत मुश्किल था, 10 साल पहले शायद और ज्यादा मुश्किल रहा होगा, बट अब ये मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की पेनिट्रेशन गांव गांव तक हो चुकी है। ना गांव में जाइए, किसी भी गांव में हर आदमी मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। जी। तो क्या मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय करना कारगर रूप से किसी भी स्कूल में अब सरकार के लिए बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर कर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी टीचर
linked to the performance of every student who is studying in his class for that particular subject. ये हम लोग एज ऑर्गेनाइजेशन करते हैं सर। मैं आपको बता दूं अंजीत जी, हम्म, आज हमारे यहाँ भी करीब 90 सेंटर चलते हैं, करीब 45 से 50 हजार बच्चे पढ़ते हैं। हम्म, हर टीचर अकाउंटेबल है कि किस बच्चे ने उससे कौन सा चैप्टर पढ़ा था और वो बच्चे ने उस चैप्टर में कैसा परफॉर्म करा। ये टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है, यहीं बैठे बैठे। हम्म, ये सरकारी स्कूलों में भी हो सकता है ना, कि आपने इस बच्चे को हिंदी पढ़ाई थी, अब इसकी हिंदी में नंबर क्यों नहीं आ रहे, टीचर इज अकाउंटेबल फॉर इट। अगर ये होने लगा तो टीचर अपने आप खुद पढ़ने लगेंगे। जब खुद पढ़ने लगेंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाने लगेंगे। मैं अच्छा, इसमें ज्यादा अपने कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा अगर दिखने लग गया टीचर्स को, हम्म, उनके ऊपर जो सीनियर और पर्सन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर जो डायरेक्टर्स हैं, जब उन्हें दिखने लगेगा, और जब आदमी, जैसे बोला जाता है अंजीत जी, कि अगर आप कैमरे की नजर में हो, सिर्फ ये लिखने से हम्म, आधी चोरियां बच जाती है, सच है। हम्म, और आदमी का व्यवहार बदल जाता है। हम्म। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तविकता में बहुत अच्छे मॉनिटरिंग सिस्टम्स लागू कर दिए गए तो ये समस्या काफी हद तक घट जाएगी। सर 6 साल में इस देश के 19 राज्यों में 65 एग्जाम कैंसिल हुए, लेकिन बावजूद हमने सबक नहीं लिया। और एक और बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2024 में बहुत हो हल्ला हुआ सर, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, बवाल हुआ। उसके बाद राधा कृष्णन कमेटी बनी, उस कमेटी ने सुझाव दिए और कहा गया साहब अब 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो गया है, बड़ी सजा हो गई है, अब कैंसिल नहीं होगा। फिर भी हम उसको रोक नहीं पाए। खामियां कहां रह गई सर, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ही यह सिफारिश लागू की गई थी। मैं अगेन उस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि इंटेंट ऑफ एनटी और इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल हम्म, ये चाहते थे कि क्लीन रहे, और एग्जामिनेशन को दोनों एजेंसी बिल्कुल नहीं चाहती होंगी कि एग्जामिनेशन जो है लीक हो। हम्म, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि आप ये समझिए, हमने हमारे पेपर को 2 दिन पहले, 1 दिन पहले 5,500 जगह पे फैला दिया। हम्म, रियल पेपर को जो 2 लाख लोगों के हाथ में था, हम्म, जिसकी करोड़ों रुपए की स्टेक्स होती है किसी भी एक पेपर की, करोड़ों अरबों रुपए की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। डॉक्टर बनना अपने आप में बहुत गर्व का विषय है हमारे देश में, ये सच है। जब हमने उसको 5,500 जगह पे फैला दिया और ये माना जाए कि वो नहीं कोई लीक होगा, मेरे हिसाब से मानना ही गलत सोच है। हमें समझना चाहिए कि इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है। या तो इसके लिए आर्मी डिप्लॉय करी जाती, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर इसके लिए आर्मी डिप्लॉय होती तो शायद ये बात होती। जाहिर सी बात है। एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, मैं एक बार एनटी के ऑफिस में गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनटी के पास भी शायद रिसोर्सेज की कमी है। हम्म, हो सकता है मैं गलत हूं सर। एनटीए को कई बार मुझसे पूछते हैं कि एनटीए की जरूरत है, क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जरूरत है। मेरा व्यक्तिगत मत है, हमारे देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम्म, बट उसे रिसोर्सेज और ज्यादा मुहैया होने चाहिए, उनकी विजिलेंस टीम और स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होगा अंजीत जी की जो 2 लाख लोग बच्चे नीट कराते हैं, जो पेपर होता है, 2 लाख लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग वेंडर्स के माध्यम से होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ ये एक्स्ट्रा काम के रूप में दिया जाता है, जी, विजिलेंस को लेकर या इन्विजिलेटर्स को लेकर। तो हम हम्म, समझे कि उनका पहला इंटेंट इस एग्जामिनेशन की विश्वसनीयता को रखना है ही नहीं। तो हम्म, रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, स्ट्रांग विजिलेंस टीम और स्ट्रांग आईटी टीम और इस तरीके और रिसोर्सेज एनटी के पास होने चाहिए। और इससे भी ऊपर एक और रिसोर्स होना चाहिए सर, थिंक टैंक। आई थिंक दैट एनटीए इज मिसिंग अ थिंक टैंक अबव ऑफ ऑल ऑफ इट, कि पेपर कैसे कंडक्ट होगा, क्या प्रक्रियाएं होगी, हम्म। उसमें ऐसे लोग जो कंडक्शन कराने में माहिर हैं, टेस्ट पेपर कैसे बनने चाहिए, साइकोलॉजी को रीड करते हुए, हमारे जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग टेक्निकल रखने वाले, सब्जेक्ट नॉलेज रखने वाले, वो थिंक टैंक भी मुझे लगता है कि शायद एनटी के पास थोड़ा मिसिंग है। सर बड़ी हैरानी हुई जब मैं देख रहा था कि 180 क्वेश्चन पेपर में से लगभग 140-50 क्वेश्चन पेपर गेस पेपर के रूप में बिक रहे थे और वो सामने आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है सर कि बायोलॉजी के लगभग 90 क्वेश्चन, बाकी फिजिक्स के क्वेश्चन सामने आ गए और एनटीए को पता भी नहीं चला, बाकी लोगों को भी पता नहीं चला जो मॉनिटरिंग कमेटी है। यहां आपको लगता है कि इसमें एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, और ये गेस पेपर के रूप में जब बिक रहे थे, तो क्या ये आपको लगता है कि कोचिंग माफिया और पेपर लीक गैंग के बीच में कोई संगठित नेटवर्क भी है? मैं इसमें सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि जो पीडीएफ 80 पेज की आई थी जिसमें हैंड रिटन लिखा हुआ था, हम्म, तो मैं वैसे तो जांच सीबीआई कर रही है, तो आप और हम क्या करेंगे, बट फिर भी जी, क्योंकि चर्चा का विषय है, तो हम्म, आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो पहली बात, बायो के सवाल अगर आप देखेंगे ना, तो उनमें पूरी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, हम्म, कॉमा से बिल्कुल सही जगह है। तो पहली बात, जिसने वो उतारा है पेपर, वो कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है, वो सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है। मैं जहां तक समझ पाता हूँ साइंस बेस्ड का ही कोई ना कोई व्यक्ति होगा। दूसरी बड़ी बात, बात तीन, सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये
बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ी काम की चीज आप बता रहे हैं इसको। बोलिए सर। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप बायो में देखिए तो बहुत बहुत टिपिकल स्पेलिंग्स होती हैं। हम्म। उसको अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आज मान लीजिए आर्ट्स बैकग्राउंड वाले को बोलेंगे कि बायो की एकदम से लिखिए, तो पहली बार में इतने एक्यूरेटली लिखना शायद संभव नहीं होगा एरर फ्री। हम्म। तो मैं जहां तक समझता हूँ साइंस बेस्ड होगा। अब मुझे जो लगता है, पहली बात, पेपर सेटर्स जो होते हैं, कई लोग बोल रहे हैं पेपर सेटर से लीक हुआ है, कई बोल रहे हैं कहीं और से होते हैं। सीबीआई मेरे हिसाब से इस बात को समझ जाएगा। अगर आपको पता हो अंजीत जी, तो पेपर सेटर की प्रक्रिया ऐसी होती है कि पेपर सेटर को वास्तविकता में पता नहीं होता कि उसके सवाल आएंगे कि नहीं हम्म। आएंगे। मल्टीपल पेपर सेटर से पेपर सेट कराया जाता है और फिर उनमें से सब में से कुछ कुछ सवाल लेके एक नया पेपर बनाया जाता है। जी। मुझे लगता है कि अगर पेपर सेटर में कहीं लीक हुआ है, हम्म। तो ये 300 सवाल में से 140 तो मैच हो गए अंजीत सर। हाँ, जो वही वही 160 हैरानी हुई सर। जो 160 सवाल मैच नहीं हुए, हम्म। मेरे हिसाब से सीबीआई सबसे पहले यही करेगी जो मैं कहने वाला हूं। जो हम्म। 160 सवाल मैच नहीं हुए, उन सवालों को देखना चाहिए कि क्या वो सवाल किसी और पेपर सेटर में, जिन्होंने पेपर सेट करा था, जिनके सवाल नहीं आए, उनमें से तो नहीं थे। तो लीक अपने आप पता पड़ जाएगा। आप शायद मेरी बात समझ पाए होंगे कि वापस बोलता हूं, 300 सवाल बाहर आए जिसमें से 140 सवाल हूबहू मैच हुए। होम मैच हो गए, ठीक है। अगर ये 300 सवाल हाँ। वो हैं जो पेपर सेटर्स के माध्यम से आए थे, एग्जैक्ट नंबर्स तो हमारे पास नहीं होते, पर जहां तक मैं समझता हूं कि 180 सवाल हैं, तो एनटी ने पहले पेपर सेटर से कम भी कम 2 से 3 हजार सवाल बनवाए होंगे हम्म। और अलग अलग लोगों से बनवाए होंगे। हम्म। बिल्कुल सही है। अब जो 140 सवाल तो एज इट इज आ गए, हम्म। 160 सवाल जो नहीं आए, हम्म। क्या वो 160 सवाल उन 3000 सवाल में से तो नहीं है जो पेपर सेटर से आए? अगर वो 160 सवाल उन पेपर सेटर में से हैं, तो अपने जी। को पता पड़ जाएगा कि कहीं पेपर सेटर के वहां तो लीक नहीं हुआ है। ओके। या फिर किसी ने इतनी बुद्धिमत्ता लगाई है कि एक काम करता हूँ, एक पीडीएफ पूरी बनाता हूँ, हम्म। 140 सवाल तो ओरिजिनल डाल देता हूँ, बाकी अपने रैंडम डाल देता हूँ, हम्म। ताकि एकदम से पता नहीं पड़े कि कुछ पता नहीं कुछ चले, हाँ, ये भी बिल्कुल हो सकता क्लियर। है। ये भी हो तो बेसिकली क्या हुआ होगा, तो शायद सीबीआई इस बात को जांचती होगी। लास्ट सवाल आपने बोला कि क्या भाई नेक्सस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है हाँ, ऐसा। मैंने सर कहा कि क्या आपको लगता है कोचिंग माफिया और पेपर लीक के बीच में कोई संगठित गिरोह भी है, कोई नेटवर्क हो काम करता है? सकता है, इस बात से बिल्कुल कोई डिनाई नहीं करा जा सकता। हम्म। क्योंकि आप देखेंगे तो मेडिकल में क्या है, इस बात की भी कोचिंग है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने वाली एजेंसीज बहुत एक्टिव होती हैं, क्योंकि हम्म। उसमें लाखों रुपए की फीस होती है, तो उसमें जो उनका कमीशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे, जो भी अभी भी बात आ रही है कि जो कंसल्टेंसी एजेंसीज होती हैं, एग्जैक्टली कोचिंग नहीं होती, कंसल्टेंसी एजेंसी होती है, उनका रोल काफी इसमें बढ़ सकता है। और कौन इन्वॉल्व हो सकता है सर, ये तो मेरे हिसाब से सीबीआई बताएगी, क्योंकि जब इतने सारे लोग हैं आज कोचिंग संस्थानों पे भी, चाहे वो कितने भी बड़े शहरों में हो, बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में इन्वॉल्व हैं, तो हर कोई इतना विश्वसनीय हो ये तो कोई जरूरी नहीं है, और हर सेक्टर में ऐसा हो सकता है। मगर साहब, सीबीआई को लेकर के भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, कह रहे थे कि पिछले दिनों जो जांच हुई उसमें किसी को सजा नहीं हुई। तो ये बड़ी समस्या है कि हमारे देश में कानून तो बन जाता है, मगर वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से भी इस तरह की घटनाएं रुकती नहीं है। इसके लिए तो बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा कि 23 लाख बच्चों की मनस्थिति के साथ खेलना हम्म। मर्डर से कम नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिठाकर जो भी इसके अगेंस्ट जिन्होंने काम करा है, जो भी माफिया है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत रफ्तार में कड़ी प्रक्रिया कर कर तुरंत कार्रवाई होकर तुरंत सजा का प्रावधान होना चाहिए। जितना स्ट्रांग मैसेज हम देंगे, उतना लीकेज के चांसेस कम होंगे। बहुत फास्ट ये होना चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से अपेक्षित भी है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार भी इस बात की ग्रेविटी को समझती है, और सब कुछ फास्ट ट्रैक पर होगा। मगर सर, एक बात तो तय है ना कि कहीं तो ऐसा सिस्टम में खामी है कि जो ये गिरोह है, जो ये संगठित गिरोह काम करता है पेपर लीक का, वो हमसे 4 कदम आगे चल रहा है। चाहे वो 2024 हो सर, चाहे वो 2026 हो, कुछ तो ऐसा उनके पास है ना कि वो हमसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, वो चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि पैसे का प्रलोभन ऐसी चीज है। उनको पूरा तंत्र पता है जो भी इसको कर रहे हैं, कि कहाँ पेपर छपता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस पेपर में जा रहा है। तो अब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन लीक होती होगी। पेपर लीक होने से पहले इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन लीक कहाँ से हो रही है। हम्म। सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन लीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। हम्म। हालांकि आप और हम कोई जांच एजेंसीज नहीं है, पर हम्म। जितना विजडम हमारा कहता है कि हमें सबसे पहले पेपर लीक से इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन लीक कहां से हो रही है। वो हम्म। हो सकता है कि पेपर सेटर्स के वहां से हो रही हो सकता है एनटी के अंदर से हो रही हो
हो सकता है वो प्रिंटिंग प्रेसेस के वहां से हो रही हो सकता है प्रिंटिंग प्रेसेस के बाद जब वो डिप्लॉयमेंट टू 551 शहरों में जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो रही हो, फिर या हो सकता है ये 551 सेंटर्स पे जाने के बाद जब वो सेंटर्स पे जाती हो तो हो रही हो, तो देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर इट कैन हैपन। तो इंफॉर्मेशन लीक कहां पर हो रही है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। छात्रों से क्या बात हुई आपकी जब पेपर लीक हुआ? उनकी क्या अपनी समस्याएं थी, क्योंकि 23 लाख लगभग छात्र हैं सर, और आप लोग उनको एजुकेट करते हैं, क्या कह रहे थे? उनके सामने किस तरह की परेशानी थी? सर बच्चे बहुत व्यथित थे, ज़ाहिर-सी बात है कि 2 साल, 1 साल पूरी दिन-रात वो तैयारी करते हैं, रात-रात भर नहीं सोते हैं। 3 मई के बाद सबके प्लान थे। आज ये कमेंट में भी दिखाई दे रहा था कि पूरी फैमिली ने यूरोप टूर प्लान कर रखा था। अब वो नहीं जा पाएँगे, पूरा पैसा वेस्ट हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और सोचिए जो जिसने घूमने का प्लान बना रखा था या बच्चा एकदम से रिलैक्स हो जाता है, जैसा भी गया, अच्छा गया, बुरा गया, पर यार कम से कम एक बार एग्ज़ामिनेशन हो गया। तो आप समझिए कि हमारे अनुरूप कोई चीज़ ना हो, तो हम्म, हम जो एडल्ट बड़े लोग हैं, वो ही व्यथित हो जाते हैं। तो हम्म। जो 18-19 साल का या 16 साल, 17 साल का जो हमारा बच्चा है, टीनेज में है, वो तो व्यथित होना बिल्कुल अ, मानने योग्य है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, जो अब मुझे सुन रहे हैं, कि जो होना था वो हो चुका, अब 36 दिन हैं। ईमानदारी से तैयार करिए, इसको ऐसे समझिए कि अब ये एग्ज़ामिनेशन सिर्फ़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नहीं, ये मनस्थिति का भी पेपर है। अगर तुम अच्छे डॉक्टर होते और इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता और उसकी मान लीजिए डेथ हो जाती, उसके 10 मिनट बाद फिर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता, तो क्या तुम अपनी मनस्थिति खराब रखते? क्या तुम उसके साथ एफिशिएंसी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ नहीं जुटते? जुटते, अगर तुम अच्छे डॉक्टर हो। तो अच्छे डॉक्टर की एक ये कला है कि किसी भी परिस्थिति में हो, उसके आज इमरजेंसी के डॉक्टर्स कौन अच्छे होते हैं सर? जो भले अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, कोई घूमने का प्लान बना रखा हो, पर इमरजेंसी आ जाए, तो तुरंत जाते हैं। हमारे देश में ऐसे भी एग्ज़ाम्पल हैं जिसमें डॉक्टर्स अपने बेटे की शादी छोड़कर भी इमरजेंसी में ऑपरेशन करने गए हैं और उसे कारगर रूप से करा है। तो आप समझिए कि अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो इमरजेंसी में पूरी मनस्थिति के साथ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। वही टेस्टिंग तुम्हारी अब नीट में भी हो रही है। तुम्हें पता था कि तुम मई में और जून में अपने दोस्तों के साथ घूमने वाले हो, घर वालों के साथ जो है टाइम बिताने वाले हो, पर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो अब जो को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नॉलेज थी उससे बात नहीं बनेगी। जिसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नॉलेज तो थी ही, पर साथ ही साथ उसकी मनस्थिति भी बहुत अच्छी थी कि वो जब मौज करने वाला टाइम था उसमें भी वो पूरे क्षमता के साथ कार्य कर रहा है, वो अच्छा डॉक्टर निकल कर आएगा। सर, एक दो सवाल और हल्के फुल्के अंदाज में। आपको लगता है कि सिस्टम में बहुत सारे मुन्ना भाई घुस चुके हैं? आई एग्री टू दिस। मुझे लगता है कि ये तो शायद इस बार पकड़ा गया है, पर मुझे लगता है कि हर साल 100 दो पता नहीं, देखो सर मैं मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं, तो हम्म। आरोप लगाना शायद गलत होगा। नहीं, आप थोड़ा बच के बोलते भी हैं। बच के बोलने की बात नहीं है, देखिए कई बार ऐसा होता है, आपने मेरे से पूछा है तो मैं वो बता देता हूँ। हमें कई बार राजनीतिक दृष्टिकोण हमारा होता नहीं और हम करना भी नहीं चाहते। हम शिक्षाविदों को क्यों राजनीति में लाना चाहते हैं? क्या बिल्कुल। आवश्यकता है? हम्म। और जब 2024 में आपने मेरे से बात पूछी तो दिल के मैंने किसी उसको नहीं बोला, मैंने बोलना चाहता हूँ। 2024 में मैं व्हिसल ब्लोअर था। जब मुझे लगा कि वापस एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, तब हम सफल नहीं हुए। हम्म। पर आज मुझे लगता है कि सरकार और एनटीए हो सकता है इस बात को भी लेके हमें कोई नेगेटिव कमेंट सुनने को मिले। हम्म। बट मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार अपनी घटना नहीं होनी चाहिए, तो मैं मान रहा हूँ 100%। पर ना एनटीए चाहता था, ना सरकार चाहती थी। पर हम्म। एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्शन फास्ट होने चाहिए थे, वो इन्होंने अच्छे लिए। आई एग्री टू दैट पॉइंट। अब हो सकता है कोई बोले कि नहीं साहब ये तो सरकार के फेवर में बात करें। हमें क्या लेन देना? उस समय भी जब 2024 में बात हुई थी तो हम सरकार के थोड़ा अगेंस्ट बोले थे, तो बोलने लग गए कि अपन इनके फेवर में बोलने लगे। हम्म। मैं कहना चाहता हूँ हम शिक्षाविदों को शिक्षाविद रहने दीजिए। हम बच्चों के फेवर में बात करना चाहते हैं। हम राजनीति की तराजू में तुल जाएँगे तो शिक्षा के स्तर को हम कैसे बढ़ा पाएँगे? ये मेरा व्यक्तिगत मत है। तो यही विचारधारा है। एक आखिरी सवाल सर कि एनटीए जब से एग्जाम करा रहे हैं, कुछ आंकड़े देख रहा था, अब तक 5 एग्जाम उनके गड़बड़ हुए हैं, शायद 19 में से 5 हुए हैं, शायद आंकड़ा इस तरह का है। तो क्या एनटीए को सुझाव देंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि ज़ाहिर-सी बात है इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है और मैं कहना चाहता हूँ मुझे व्यक्तिगत रूप से क्योंकि मैं एक बार एनटी के ऑफिस गया था, मुझे लगता है एनटी के रिसोर्सेज़ इन टर्म्स ऑफ मनी, पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इंक्रीज्ड। मतलब ये टॉप प्रायोरिटी जैसे आईआरबी को लिखते हैं ना सर, एजुकेशन को चलाने वाली, एग्जामिनेशन कॉलेजों में बच्चों को ले जाने वाली एनटी एजेंसी है। हमें इसको काफ़ी अच्छा बजट देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। जितना अच्छा बजट शिक्षा के लिए एनटी के पास होगा, उतने अच्छे लेवल के पेपर आएँगे, उतना अच्छा बाइफरकेशन ऑफ स्टूडेंट्स होगा, उतने अच्छे बच्चे कॉलेज में पहुँच पाएँगे। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप देखिए इस बार का पेपर 3 मई का पेपर आसान था। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो
मैं आपको थोड़ी सी मैथ समझाता हूँ, बिल्कुल। 1 मिनट आपका लूंगा जी जी। हाँ बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो तो 650 से लेकर 720 में 70 नंबर का गैप है। अगर हम्म। आप इसमें देखोगे तो जो नंबर आएंगे, क्योंकि 4 और -1 होता है, तो मैक्सिमम 50 नंबर के आसपास ही बच्चे इसमें से ला सकते हैं हम्म। एग्जैक्टली। हम्म। तो इस 50 नंबर पर 70,000 बच्चे होते हैं सर, हम्म। जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। हम्म। यानी कि अगर आप, मैं तो कह रहा हूं 50,000 आप पकड़ लीजिए, 50,000 को आप 50 डिवाइड कर दोगे तो हर नंबर पर 1,000 से ऊपर बच्चा है सर। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी 690 वाले को एम्स मिले, और उसके बाद उसी नंबर पर, 600 नंबर पर किसी को एम्स भी नहीं मिले, उसके बाद वाला कॉलेज भी नहीं मिले, उसके बाद वाला मिले, जबकि कैपेबिलिटी सेम थी। ये जी। तो अन्याय हुआ ना सर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब एनटी को पेपर ऐसा बनाना चाहिए जिससे अगर 70,000 सीटें हैं तो लास्ट वाली सीट 400 450 पे भरनी चाहिए, हम्म। और सबसे टॉप वाली 720 पे भरनी चाहिए। तब हम कॉलेजेस के डिफरेंशिएशन के मापदंड को भी सही कर पाएंगे। वरना अभी भी अन्याय हो रहा है सीट्स भरने में, चीटिंग नहीं हो तो भी। तो इसको भी ध्यान आप रखने की जरूरत है। आप बार बार जिक्र कर रहे थे सर कि एनटीए के पास संसाधन की कमी है। हो सकता है संसाधन की कमी हो, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उनको चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मगर एक रिपोर्ट और है, 2024 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और ये पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट किया, और उसमें कहा साहब कि जो एनटीए है वो वार्षिक रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है। ये बताते ही नहीं कि क्या एग्जाम करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, क्या है। तो अगर इस सिस्टम को भी मजबूत कर लिया जाए तो शायद सरकार को भी आसानी होगी कि वो चीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। मगर ये करें तो सही। 100% सर, एनटीए शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। एंड सिर्फ सरकार को नहीं, मेरे हिसाब से ये तो पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मैं तो सिर्फ सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर एक्चुअली, और उसका फायदा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उन्हें गॉज करना चाहते हैं। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि हम भी अगर उस डेटा को देखेंगे तो कोई से क्रिटिसाइज के रूप में ना ले, हो सकता है हमारे जैसे बहुत सारे लोग उस डेटा को देखकर समझ पाए, और हो सकता है अच्छे वाकई सजेशन दे पाए। सर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि मैं इतने सालों से बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, पर कई बार बच्चों से इतनी अच्छी सलाह आ जाती है जो हम सोच नहीं पाते। बिल्कुल सर। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट डेटा पब्लिक डोमेन में भी होगा तो जो सलाह ये आएगी कमेंट्स के रूप में, वो एनटीए के लिए भी बहुत कारगर होंगी। तो सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं पब्लिक डोमेन में पूरे ट्रांसपेरेंटली पूरे ईयर का कैलेंडर आना चाहिए, प्रोसीजर्स आने चाहिए। एग्जैक्टली आना चाहिए। एक और जो इस दिशा में कदम था और बच्चों के हित में जो एक बात थी वो ये थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या परीक्षा रद्द होना ही समाधान था। आपको क्या लगता है सर, रद्द करके एनटीए ने अच्छा किया, ज्यादा नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं, तरीके से 21 को हो पाएगी? 100% सर, 100% एग्री। 2024 में भी हुई थी पर उस समय नहीं हो पाया था सर। मतलब ये तो क्योंकि अब रीनीट हो गया है तो उसके लिए भी अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं, बट सर सच तो ये है कि मेरे को जो, क्योंकि ये पेपर लीक हो चुका था, तो कम से कम मुझे जो समझ में आ रहा है, कम से कम 2 से 5 हजार डॉक्टर ऐसे बनते जो डॉक्टर बनने लायक ही नहीं थे सर। ये देश में बहुत बड़ा नुकसान होता। आप 2024 सोचिए में भी अगर ऐसा ही हुआ था सर, बहुत सारे लोगों को एडमिशन 2024 मिलने के में आप बाद। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ज्यादा लीक बड़ा नहीं था तो उन्होंने उन सेंटर्स को डिस्कार्ड कर दिया, तो एग्जैक्टली क्या नंबर से अपन नहीं जानते, पर मुझे लगता है कि इस बार एनटीए को और गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि बहुत बड़े स्तर पे लीक है। तो आई थिंक दैट इज द वाइजेस्ट डिसीजन व्हिच दे हैव टेकन कि नहीं, पेपर तो वापस होना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक और मेरे जहन में सवाल आ गया कि जैसे मान लीजिए कि 150, लगभग 140 से 50 गेस पेपर के नाम पर देखा गया कि मार्केट में आ गया क्वेश्चन पेपर। अगर मान लीजिए कि ये 150 नहीं होता, ये 10 होता, 15 होता, तो भी कितना बड़ा नुकसान होता छात्रों का? नुकसान तो देखिए होता, क्योंकि 10-15 सवाल, तो 10-15 सवाल का मतलब सर 60 नंबर है। हम्म। 15 सवाल का मतलब 60 नंबर है। मैं आपको यही समझा रहा था सर। हम्म। 60 नंबर का मतलब तो पूरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खत्म हो गया। ओ। 60 आप देखिए ना, वो 650 से लेकर 720 में 70 नंबर में तो पूरे मेडिकल कॉलेज ही खत्म हो गया। तो 60 नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। 15 सवाल का लीक भी उतना ही नुकसान पहुंचाता जितना अभी पहुंच रहा है। अभी पहुंच रहे। चलिए, हाँ तो मतलब, बहुत बहुत शुक्रिया एनवी सर, आपसे थैंक यू बात सर। करके मुझे लगता है कि छात्रों के अंदर जो एक वो था कि कैसे परीक्षा दें, क्या करें, जो हतोत्साहित थे उनको जरूर आपने अपनी बातों से उत्साहित किया है। और मुझे उम्मीद है कि 21 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है छात्र उसे बहुत मन से देंगे। फिलहाल शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी की खबरों में इतना ही, लेकिन आप आगे देखते रहिए जी न्यूज़।